गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 272 से 276 तक लेकर आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच से भरी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 272 खड्ग आत्मा और गंधर्व कुल का रहस्य। निचले स्तर के साधारण अस्त्रों से निकलने वाली तलवार की तरंगों स्वॉर्ड इंटेंट का सामना करते हुए नील ने अपनी रजत प्रभा तलवार को हवा में लहराया। उससे निकली दिव्य चांदी की रोशनी ने उन सभी तरंगों को पल भर में तिनके की तरह बिखेर दिया। उन सामान्य बाधाओं को ध्वस्त करते हुए नील बिना रुके पहाड़ी पर आगे बढ़ता रहा। अब उसके सामने मध्यम स्तर के नश्वर हथियारों का प्रभाव आ रहा था, जो पहले वाले प्रहारों से काफी ज्यादा तीखे और ताकतवर थे। लेकिन नील के अटूट संकल्प और उसकी तलवार की धार के आगे वे भी टिक न सके और हवा में विलीन हो गए। पहाड़ के निचले रास्तों पर नील बेहद सहजता से कदम बढ़ा रहा था। मामूली हथियारों का ये दबाव उसे तनिक भी रोक पाने में नाकाम सिद्ध हो रहा था। जैसे ही नील किसी अस्त्र की ऊर्जा को खंडित करता, वह तलवार शांत होकर अपना कांपना बंद कर देती। ठीक उसी पल उन हथियारों से जुगनू की तरह चमकते हुए छोटे छोटे प्रकाशकण निकलते और नील के शरीर में समाने लगते। शुरुआत में नील ने खुद को उन प्रकाशकणों से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सीधे उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि इन कणों से उसे कोई नुकसान या दर्द नहीं पहुंच रहा, तो उसने उन्हें रोकना छोड़ दिया। नागराज, ये रोशनी के कण आखिर क्या चीज हैं? नील ने मन ही मन सवाल किया। दिव्यनाग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये चमकते कण असल में उन अस्त्रों की सूक्ष्म संवेदनाएं हैं जिनमें चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बसा होता है। साधारण और मध्यम श्रेणी के हथियारों में यह ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है, पर जब ढेरों कण एक साथ मिलते हैं तो वे एक बड़े स्वरूप का निर्माण करते हैं। यदि तुम पर्याप्त मात्रा में इस तलवार संवेदना स्वॉर्ड स्पिरिट को एकत्रित कर लोगे, तो तुम्हारी अपनी तलवार के भीतर एक खड्ग आत्मा स्वॉर्ड सोल का जन्म होगा। तो ये बात है। नील की समझ में पूरी प्रक्रिया आ गई। यानी वह जितने ज्यादा अस्त्रों के प्रभाव को परास्त करेगा, उसकी तलवार में उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति जमा होगी। ये संहारक खड्ग पर्वत आकार में बहुत विशाल नहीं था। आधे घंटे से भी कम समय में नील ने अनगिनत साधारण और मध्यम अस्त्रों की ऊर्जा को ध्वस्त कर दिया था। निचले रास्ते को पार करते करते अब उसके सामने उच्च श्रेणी के नश्वर हथियारों की चुनौती आने लगी थी। हालांकि ये स्तर भी नील को ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सका। वह बिना डिगे ऊपर चढ़ता रहा। उसकी रजतप्रभा तलवार से निकलती चमकदार किरणें सामने आने वाली हर रुकावट को चीरती जा रही थीं। झनकार झनकार, एक एक करके सभी टकराने वाली ऊर्जाएं टूटकर गिरती गईं और वे तलवारें नील के कदमों में झुकती चली गईं। उनके भीतर से निकलने वाले प्रकाशकण लगातार नील की काया में लीन हो रहे थे। तलहटी के क्षेत्र को लांघकर नील अब आध्यात्मिक हथियारों स्पिरिचुअल वेपन्स के प्रभाव क्षेत्र में दाखिल हो चुका था। वह धीरे धीरे पहाड़ी की ऊंचाइयों की तरफ कदम बढ़ा रहा था। इस पर्वत पर चढ़ाई करना उतना कठिन भी नहीं है जितना मैंने सोचा था, नील ने बिना किसी विशेष भाव के मुस्कुराते हुए कहा। शायद दिव्यनाग ने पहले इस यात्रा को काफी चुनौतीपूर्ण बताया था, इसलिए नील की बात सुनकर वे मंद मंद हंसने लगे। तुम्हें यह आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी क्षमता के आगे ये शुरुआती अस्त्र और उनकी ऊर्जा बेहद मामूली हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तो पर्वत के ऊपरी शिखरों पर होगी। वैसे एक नए योद्धा के हिसाब से तुम्हारी यह शुरुआत वाकई काबिले तारीफ है। नील ने नागराज की बात को शांति से सुना। वैसे भी उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी तलवार गाड़ना नहीं था, बल्कि वह ये देखना चाहता था कि एक तलवारबाज के रूप में उसकी खुद की क्षमता की सीमाएं कहाँ तक हैं। सन्नाटा चीरती एक रोशनी। जैसे ही वह पर्वत के मध्य भाग में पहुंचा, अचानक उसके सामने नीली रोशनी की एक अत्यंत तीव्र चमक कौंधी। क्या ये पृथ्वी स्तरीय अर्थ वेपन अस्त्र है? नील ने चौंक कर पूछा। कुछ दूरी पर एक नीले रंग की तलवार गड़ी हुई थी, जिसकी मूठ पर पृथ्वी तत्व की सूक्ष्म नक्काशी बनी थी। वह निम्न श्रेणी का एक पृथ्वी अस्त्र था। नील को लगा कि यह भी पिछले हथियारों की तरह केवल अपनी ऊर्जा स्वॉर्ड इंटेंट से हमला करेगा, पर उसका यह अनुमान तुरंत गलत साबित हो गया। उस नीली तलवार के भीतर से नीले बालों वाली एक युवती की परछाई बाहर आई। वह छाया बेहद खूबसूरत थी, पर उसका शरीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। वह किसी पारदर्शी प्रेतात्मा जैसी दिखाई दे रही थी। अगले ही क्षण उस छाया ने हाथ आगे बढ़ाया और जमीन में धंसी नीली तलवार सीधे उसके हाथ में आ गई। उसने बिना वक्त गंवाए नील पर तीखा हमला बोल दिया। यह क्या माजरा है? क्या इस पर्वत पर आत्माएं भी निवास करती हैं? नील ने हैरान होते हुए पूछा। यह कोई आम प्रेतात्मा नहीं, बल्कि एक विकसित खड्ग आत्मा स्वॉर्ड सोल है। इसे परास्त करो, इसकी पूरी शक्ति तुम्हारी हो जाएगी। दिव्यनाग ने स्थिति स्पष्ट की। नील ने गौर से देखा। उस नीले बालों वाली युवती के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न कोई भाव। यदि वह किसी इंसान की आत्मा होती तो उसमें भावनाएं जरूर झलकतीं। नागराज की बात 100% सही थी। वह पूरी तरह से एक अस्त्र की चेतना थी। ना ना ना, नील ने साधारण तरीके से उसकी तलवार को रोका और पलटकर 2 त्वरित वार किए।
पर वह ये देखकर दंग रह गया कि उस खड्ग आत्मा की तलवारबाजी का स्तर बहुत ऊंचा था। उसने नील के दोनों हमलों को बड़ी सफाई से नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, बचाव करते ही उसने तुरंत नील पर एक घातक पलटवार भी कर दिया। युवती के वार करने की शैली इतनी रहस्यमयी और सटीक थी कि नील का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अगले ही पल नील ने अपनी मूल खड्ग कला का उपयोग करते हुए लगातार 3 वार किए। दिखने में ये प्रहार बेहद साधारण थे, लेकिन इनके पीछे विनाशकारी शक्ति छिपी थी। छन छन सर्र। पहले 2 वारों ने युवती की तलवार को दूर धकेला और तीसरे वार ने सीधे उस छाया के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही वह छाया कटी, उसके हाथ की नीली तलवार वापस जमीन में जा गिरी। छाया के अवशेष नीले प्रकाश कणों में बदलकर नील के शरीर में समा गए। इस पृथ्वी स्तरीय अस्त्र की खड्ग आत्मा पिछले आध्यात्मिक अस्त्रों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी। उस दृश्य के ओझल होने के बाद नील ने उस नीली तलवार को कुछ पल देखा और फिर ऊपर की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह पृथ्वी अस्त्रों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, उस पर पड़ने वाला दबाव तेजी से बढ़ रहा था। जिन योद्धाओं के ये पृथ्वी अस्त्र थे, वे अपने समय में नील जितने ही या उससे भी अधिक शक्तिशाली रहे होंगे। इसलिए उनके अस्त्रों की ऊर्जा अब बेहद खतरनाक रूप ले चुकी थी। वह नीली तलवार तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे बढ़ते हुए नील का सामना अलग अलग आकारों की खड्ग आत्माओं से हुआ। कोई बाघ के रूप में थी, तो कोई अजगर, मगरमच्छ या विशाल नाग के रूप में। इन आकृतियों से निपटने में नील का परिश्रम और ऊर्जा दोनों काफी खर्च होने लगे थे। शुरुआती पृथ्वी अस्त्रों को वह 2-3 वार में ढेर कर देता था, लेकिन मध्यम श्रेणी के पृथ्वी अस्त्रों के सामने उसे 10 से 20 चालें तक चलनी पड़ रही थीं। इस वजह से उसकी चढ़ाई की गति धीमी पड़ने लगी। क्यों बालक, अब रास्ते की कठिनाई का एहसास हो रहा है? दिव्यनाग ने चुटकी लेते हुए कहा। तुम जितना शिखर के करीब पहुंचोगे, ये राह उतनी ही कठिन होती जाएगी। लेकिन अगर तुम मध्य भाग तक भी अपनी तलवार गाड़ पाते हो, तो इस संहारक पर्वत से तुम्हारा संपर्क स्थापित हो जाएगा और तुम्हें बड़ा लाभ मिलेगा। मध्य भाग नहीं, मैं अपनी तलवार सीधे सर्वोच्च शिखर पर गाड़ना चाहता हूँ। नील ने ऊपर की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। पर्वत का वह रास्ता सीधा चोटी की ओर जा रहा था, जहाँ आकाश श्रेणी हेवनली वेपन्स के महान अस्त्र गड़े हुए थे। उन अस्त्रों के स्वामी अपने समय के असाधारण योद्धा रहे होंगे, जिनकी ताकत के आगे नील अभी बेहद छोटा नजर आता था। लेकिन नील की आंखों में हार न मानने वाला एक अटूट संकल्प चमक रहा था। शिखर पर, हा, दिव्यनाग हंस पड़े। ये लगभग नामुमकिन है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के हिसाब से उच्च श्रेणी के पृथ्वी अस्त्र ही भारी पड़ रहे हैं, तो चोटी पर मौजूद आकाश श्रेणी के अस्त्रों को हराना बेहद कठिन होगा। फिर भी मैं प्रयास जरूर करूंगा। नील का स्वाभिमान और जिद जाग चुकी थी। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कहां तक पहुंच पाते हो। वास्तव में दिव्यनाग नील के इसी जज्बे को देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उसे उकसाया था। वे लंबे समय से नील के साथ थे और जानते थे कि इस लड़के का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। अरे, यह क्या है? एक साधारण नश्वर अस्त्र। अचानक नील की नज़र पर्वत के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। वहां एक बेहद साधारण, मामूली फौजी तलवार की तरह दिखने वाला निम्न श्रेणी का नश्वर अस्त्र गड़ा हुआ था। उसमें कोई विशेष चमक या अलौकिक प्रभाव नहीं था, लेकिन उस तलवार की मूठ पर 2 शब्द स्पष्ट रूप से खुदे हुए थे, गंधर्वकुल। अगर एक साधारण नश्वर हथियार यहाँ इतनी ऊंचाई पर गाड़ा जा सकता है, तो मैं अपने पृथ्वी अस्त्र को सर्वोच्च चोटी पर क्यों नहीं गाड़ सकता? नील ने उस साधारण तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। आकाश श्रेणी के महाअस्त्रों के बीच वह मामूली तलवार अलग ही ध्यान खींच रही थी। ये देखकर एक पल के लिए दिव्यनाग भी अचरज में पड़ गए, पर जल्द ही उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ये बात है। गंधर्वकुल, तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह साधारण हथियार भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सका। गंधर्वकुल, यह क्या है? नील ने मूठ पर लिखे शब्दों को देखते हुए पूछा। गंधर्वकुल के प्राणी सामान्य मनुष्यों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। उन्होंने श्रेष्ठता के मामले में अधिकतर प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें सृष्टि की सबसे प्रतिभाशाली जातियों में गिना जाता है। इस कुल में मां के गर्भ में पल रहा शिशु भी जन्म लेते ही एक परमवीर योद्धा, ग्रैंड मास्टर जितनी शक्ति रखता है। दिव्यनाग ने गंभीर होकर समझाया। जन्म से ही परमवीर योद्धा। ये सुनते ही नील की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। साधारण मानव योद्धाओं को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए दशकों की कठोर तपस्या करनी पड़ती है, जबकि गंधर्व कुल के बच्चे पैदा होते ही उस शक्ति के स्वामी होते हैं। क्या ये सचमुच संभव था? आखिर क्या है इस गंधर्व कुल का रहस्य? क्या नील का इस प्राचीन जाति से कोई गुप्त संबंध है? और क्या नील सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें अगले अध्याय के साथ। अध्याय 273, अस्त्र आत्मा का कायाकल्प। दिव्यनाग ने गहरी सांस लेते हुए अपना भारी सिर हिलाया और कहा, यह ब्रह्मांड असीम है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम कभी योद्धाओं के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचोगे, तो शायद इनमें से कुछ रहस्यों को समझ पाओ। लेकिन यह मार्ग बेहद कठिन है। यहाँ तक कि रहस्यमयी गंधर्व नस्ल भी हर मामले में सर्वोपरि नहीं है।
बोलते बोलते दिव्यनाग को लगा कि वे कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहा, खैर, भले ही मानव शरीर जन्म से कमजोर माना जाता है, पर इंसानों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां हैरान कर देने वाली हैं। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी किस्मत और दिव्यनाग कहते कहते एक पल के लिए रुक गए। वे असल में रहस्यमयी नवनाग हांडी का जिक्र करने वाले थे, लेकिन खुद को रोकते हुए उन्होंने शब्द बदल दिए। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे पास अभी भी उस सर्वोच्च ऊंचाई को छूने का पूरा मौका है। उसी समय दिव्यनाग ने गौर किया कि युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसकी आंखों में ढेरों सितारे झिलमिला रहे हों। साफ था कि वह आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद उत्साहित था। ये देखकर दिव्यनाग ने मन ही मन स्वीकार किया कि शायद उन्होंने इस नौजवान को आंकने में थोड़ी जल्दबाजी की थी। तभी गंधर्वों द्वारा छोड़े गए उस प्राचीन शस्त्र की ओर देखते हुए युवक ने कहा, नागराज, मैं बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आता हूँ। भले ही मैंने आश्रम में कुछ नाम कमाया है, लेकिन मैं कभी घमंडी नहीं बनूंगा, और न ही मैं यहाँ रुककर आराम की जिंदगी बिताने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है, शत्रु चाहे जितने भी हों, कदम रुकने नहीं चाहिए। इसलिए मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा। सिर्फ लाखों दुश्मन। दिव्यनाग इस बात का विरोध करने ही वाले थे कि युवक फिर बोल पड़ा, नहीं, सिर्फ लाखों नहीं, मैं इस दुनिया के अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं को चुनौती दूंगा, फिर चाहे मेरे सामने करोड़ों प्रतिभाएं ही क्यों न खड़ी हों। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी महानता हासिल की, उनके पास सिर्फ असाधारण क्षमता ही नहीं, बल्कि लोहे जैसा दृढ़ संकल्प भी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ था, उसने एक से बढ़कर एक दिग्गजों का सामना किया था, जिससे उसकी सोच का दायरा और बढ़ गया था। चाहे वह हेमंत हो, वैभव, तमिश या प्रशांत, सामने वाला जितना ताकतवर होता, युद्ध कला के शिखर पर पहुंचने की उसकी जिद उतनी ही पक्की हो जाती। फिलहाल उसकी ताकत विशाल दुनिया के आगे एक तिनके के बराबर भी नहीं थी, फिर भी उसकी अटूट इच्छाशक्ति ने दिव्यनाग को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का वाकई अलग है। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने अन्य भाइयों की शक्तियों को जगाना होगा, ताकि हम आने वाले संकटों का सामना करने की योजना बना सकें, दिव्यनाग ने विचार किया। सभी 9 दिव्यनाग एक ही दिव्य स्रोत से जुड़े थे। एक विशेष कारण से उनकी चेतना मूर्तियों में समाहित हो गई थी, ताकि वे नवनाग हांडी की रक्षा कर सकें। एक अनोखी घटना के तहत वह रहस्यमयी हांडी युवक की आत्मिक दुनिया में समा गई थी, और उसी के साथ 9 दिव्यनाग भी वहां आ पहुंचे थे। शुरुआत में दिव्यनाग उसे एक साधारण इंसान ही मानते थे, पर जैसे जैसे समय बीता, उसकी असाधारण प्रगति देखकर वे दंग रह गए। अब उसकी क्षमता ऐसी हो चुकी थी कि दिव्यनाग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। युवक छोटी इनारू के आगे की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वह गंधर्वों की उस साधारण सी दिखने वाली तलवार के करीब पहुंचा, अचानक उस तलवार से एक भयानक और कातिलाना ऊर्जा, स्वॉर्ड इंटेंट, बाहर निकली। वह ऊर्जा इतनी घातक थी मानो साक्षात मृत्यु सामने आ खड़ी हुई हो। दिव्यनाग के अनुसार गंधर्व नस्ल भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर किसी साधारण स्तर के हथियार से इतनी प्रचंड और जानलेवा ऊर्जा का निकलना लगभग असंभव था। यह ऊर्जा बाकी सभी तलवारों के प्रभाव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उस भयानक हमले का सामना करते हुए युवक जरा भी नहीं घबराया। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ में मौजूद जैद ज्वाला पत्थर की शक्ति को जगाया। उसी पल उसकी रजत प्रभा तलवार से एक तेज रोशनी का बवंडर निकला और सीधे उस जानलेवा ऊर्जा से टकरा गया। खटाक खटाक खटाक, पलक झपकते ही दोनों के बीच दर्जनों वार हुए, और अंततः युवक ने उस घातक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बावजूद वह प्राचीन तलवार कुछ देर तक थरथराती रही, मानो अपनी हार स्वीकार न करना चाहती हो। पर अंत में वह शांत हो गई और उसमें से चावल के दाने के आकार की एक छोटी सी लाल रंग की अस्त्र आत्मा बाहर निकल आई। वह अस्त्र आत्मा अब तक की सभी आत्माओं से बहुत छोटी थी। युवक ने पर्वत पर कई ऊर्जाओं को हराकर सैकड़ों अस्त्र आत्माएं जमा की थीं, और वे सभी आकार में इससे काफी बड़ी थीं। लेकिन जैसे ही उस छोटी सी लाल आत्मा ने युवक के शरीर में प्रवेश किया, एक अद्भुत हलचल शुरू हो गई। उस लाल आत्मा के अंदर एक खूंखार जानलेवा आभा भरी हुई थी। उस आभा ने युवक के शरीर में मौजूद बाकी सभी अस्त्र आत्माओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इससे पहले युवक के पास जो अस्त्र आत्माएं थीं, वे अलग अलग रंगों, नीली, पीली, काली की थीं और आपस में घुल मिल नहीं सकती थीं। वे बस उसके शरीर के भीतर जमा थीं और वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। परंतु इस लाल आत्मा के प्रवेश करते ही चमत्कार हुआ। बाकी सभी आत्माओं का रंग बदलकर लाल होने लगा। रंग बदलते ही वे सभी आत्माएं आपस में जुड़ने लगीं। धीरे धीरे वे एक दूसरे में विलीन होकर बड़ा आकार लेने लगीं और अंत में उन्होंने एक मानव रूप धारण कर लिया। ये तो अस्त्र आत्मा का पूर्ण कायाकल्प है। युवक की आत्मिक दुनिया में मौजूद दिव्यनाग भी ये देखकर हैरान रह गए। सदियों के इतिहास में उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई योद्धा इतनी जल्दी किसी अस्त्र की आत्मा का रूप बदल दे। ये तो लगभग असंभव बात थी। सच तो ये था कि संहारक पर्वत पर उसने कई अस्त्र आत्माओं को समाहित किया था, लेकिन उन्हें एक रूप में ढालना सालों की साधना का काम था।
ये सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं था, बल्कि एक लंबा और उबाऊ मार्ग था। पहले समाहित करो, फिर मिलाओ और फिर नया रूप दो। इसमें सालों का समय लगता था, लेकिन इस युवक ने ये सब कुछ ही पलों में कर दिखाया था। ये सब देखकर दिव्यनाग भी दंग थे। उधर युवक अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस कर रहा था। वे तमाम आत्माएं मिलकर एक संपूर्ण मानव आकृति बना चुकी थीं। सिर, धड़, हाथ और पैर साफ नजर आने लगे थे। कुछ ही क्षणों में वह अस्त्र आत्मा एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में ढल गई। उसका पहनावा, रूप, रंग और आंखें पूरी तरह स्पष्ट हो चुके थे। वह स्त्री बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तलवार जैसी धार थी और उसकी उपस्थिति किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसी लग रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इस स्त्री को पहले कभी नहीं देखा। अस्त्र आत्मा ने ऐसा रूप क्यों लिया? युवक पूरी तरह भ्रमित हो गया। उस सुंदर रूप को देखते हुए वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उसे खुद कोई रूप चुनना होता तो वह निश्चित रूप से किसी स्त्री का आकार नहीं चुनता। सामान्यतः आत्मिक शक्ति का आकार योद्धा अपनी कल्पना से बदल सकता है। अगर उसे अपना आत्मिक रूप पसंद न आए तो वह उसे दोबारा ढाल सकता है, लेकिन अस्त्र आत्मा का कायाकल्प किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। युवक को उलझन में देखकर दिव्यनाग धीमी आवाज में मुस्कुराए। नागराज, आखिर यह क्या मामला है? युवक ने आखिरकार पूछ ही लिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारी अस्त्र आत्मा ने जिस स्त्री का रूप लिया है वह उस गंधर्व तलवार की असली मालकिन रही होगी। दिव्यनाग ने गंभीरता से उत्तर दिया। क्या गंधर्व? युवक का चेहरा आश्चर्य से पीला पड़ गया। क्या गंधर्व भी इंसानों जैसे ही दिखते हैं? क्या वे इंसानों से भी ज्यादा आकर्षक होते हैं? चाहे जो भी हो, वह आकृति सुंदरता के हर पैमाने पर खरी उतरती थी। उसने पहले राक्षसों और यक्षों से युद्ध किया था। यक्ष जाति की महिलाएं भी आकर्षक थीं, पर गंधर्वों की तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। वहीं दानवेत ने भयानक थे कि कमजोर दिल इंसान उन्हें देखकर ही डर जाए। परंतु इस गंधर्व स्त्री का रूप कुछ अनोखी विशेषताओं को छोड़कर काफी हद तक मनुष्यों जैसा ही था। अब आगे क्या होगा? क्या यह नई अस्त्र आत्मा युवक की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी? और क्या वह संहारक पर्वत की अंतिम चोटी तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें। अध्याय 274, हिमीकृत खड्ग का अधिपति। सामने खड़ी स्त्री पूरी तरह इंसानों जैसी दिखने के बावजूद बेहद सुंदर और आकर्षक थी। हालांकि नील ने गहराई से देखा कि उसकी शारीरिक बनावट इंसानों से थोड़ी अलग थी, विशेषकर उसके कान। उसके कान लंबे, पतले और ऊपर से थोड़े नुकीले थे, जो काफी हद तक बिल्ली के कानों की याद दिलाते थे। यही अंतर उसकी सुंदरता को एक अनोखा रूप दे रहा था। उसके पैर सामान्य इंसानी महिलाओं की तुलना में अधिक ढले हुए, पतले और सही अनुपात में थे। किसने कहा कि केवल मानव रूप ही ऐसा हो सकता है? गंधर्व प्रजाति के जीव भी मनुष्यों जैसे ही दिखाई देते हैं, बल्कि अगर उनके नजरिए से देखें तो इंसान उनकी नकल लगते हैं। दिव्यनाग ने धीमी आवाज में समझाया। क्या ये स्त्री अभी भी इस संसार में जीवित होगी? नील ने उत्सुकता से पूछा। विनाशकारी खड्ग शिखर पर मौजूद हर शस्त्र का स्वामी जीवित है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तलवार इस पर्वत की गहराइयों में विलीन हो जाती है, दिव्यनाग ने सिर हिलाते हुए कहा। जब तक यह अस्त्र यहाँ विद्यमान है तब तक इसकी स्वामिनी इस दुनिया में कहीं न कहीं अवश्य जीवन जी रही है। दिव्यनाग की बात सुनकर नील ने उस खड्ग आत्मा की ओर एक विचित्र अभिव्यक्ति के साथ देखा। सरल शब्दों में कहें तो उसने अनजाने में ही अपनी शस्त्र आत्मा को गंधर्व जाति की एक सुंदर स्त्री का आकार दे दिया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि भविष्य में कभी इस स्त्री से सामना हुआ तो क्या स्थिति होगी। बेशक ऐसी मुलाकात की संभावना बेहद कम थी। दिव्यनाग के अनुसार गंधर्व प्रजाति के लोग इस उत्तरी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहते थे जहां नील का निवास था। चूंकि यह खड्ग आत्मा गंधर्व कुल से संबंधित है और इस प्रजाति को संगीत अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए मैं इसे वीणा का नाम देता हूं, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी शीघ्रता से एक खड्ग आत्मा का विकास कर लेने से नील की सामर्थ्य में काफी वृद्धि हो चुकी थी। कम से कम अब उसके पास एक ऐसी सहायक थी जो इस घातक पर्वत पर आगे बढ़ने में उसकी मदद कर सकती थी। ये खड्ग आत्मा नील की चेतना से सीधे जुड़ी हुई थी। हालांकि इसके पास स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व या विचार नहीं था और यह पूरी तरह नील के आदेशों पर निर्भर थी। नील की केवल एक सोच से यह उसके समक्ष प्रकट हो सकती थी। यदि नील इसे कोई अस्त्र सौंप देता तो ये युद्ध के मैदान में उसकी सहयोगी बनकर लड़ सकती थी। इस प्रकार नील दोगुनी क्षमता के साथ अपने विरोधियों से मुकाबला कर सकता था। तथापि खड्ग आत्मा का मुख्य कार्य केवल शस्त्र चलाकर युद्ध करना नहीं था। कुछ विशिष्ट द्विखड्ग तकनीकों के संचालन के लिए ऐसी चेतना की आवश्यकता होती थी, परंतु नील फिलहाल उस दिशा में नहीं सोच रहा था। इसके स्थान पर उसने इसे अपनी रजत प्रभा तलवार के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया। जैसे ही वीणा का विलय रजत प्रभा में हुआ, तलवार की धार पर एक हल्की रक्तम आभा उभर आई। उस लाल चमक से एक भयंकर और खूंखार संहारक ऊर्जा का संचार होने लगा। इस स्थान का नाम विनाशकारी खड्ग शिखर है। जाहिर है इसका मुख्य ध्यान संहारक युद्ध शैलियों पर केंद्रित होगा।
मुझे सीधा कोई कौशल चुनने का विकल्प तो नहीं मिला, परंतु अनजाने में ही सही मैं इसी मार्ग पर आगे बढ़ चुका हूँ। नील ने रक्तम आभा छोड़ती अपनी तलवार को देखते हुए विचार किया। संहार का मार्ग सदैव अधर्म नहीं होता। निरपराधों की रक्षा करने और न्याय स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन भी दुष्टों का संहार ही है। यही इस संहारक खड्ग शैली का वास्तविक उद्देश्य था। अपनी तैयारियां पूर्ण करने के पश्चात नील गंधर्व शस्त्र को पीछे छोड़ते हुए मार्ग पर आगे बढ़ गया। वीणा के समाहित होने से रजत प्रभा की शक्ति में कम से कम 50% की वृद्धि हो चुकी थी। इस कारण पृथ्वी श्रेणी के शस्त्रों वाले ढलान पर परिपक्व खड्ग आत्माओं का सामना करते हुए नील लगभग पराक्रमी सिद्ध हो रहा था। उसकी आगे बढ़ने की गति घटने के बजाय और तेज हो गई। चलते चलते वह पर्वत के ऊपरी ढलान पर पहुंच गया, जहां से एक सीधा रास्ता मुख्य चोटी की ओर जाता था। तभी नील के सामने एक नीले रंग की तलवार भूमि में धंसी दिखाई दी। वह अस्त्र अत्यंत भव्य था। उसकी मूठ में अमूल्य रत्न जड़े हुए थे और निचले हिस्से पर 5 रंगों की रेशमी लटकन झूल रही थी। उसकी बनावट बेहद बारीक और दर्शनीय थी। मूठ के ठीक नीचे उसकी धार से एक हल्की नीली ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी और पूरी सतह पर हिमकण तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। ये पहला अवसर था जब नील का सामना किसी आकाश श्रेणी के अस्त्र से हुआ था। नील भली भांति समझ गया कि यह कोई असली निम्न स्तरीय आकाश अस्त्र नहीं, बल्कि केवल उसकी एक छाया मात्र है, क्योंकि वास्तविक अस्त्र तो उसके मूल स्वामी के पास ही होगा। जैसे ही नील उसके समीप पहुंचा, वह तलवार अचानक कंपन करने लगी और स्वयं ही धरती से बाहर निकल आए। अगले ही क्षण उस अस्त्र से नीले रंग की एक पारदर्शी आकृति निर्मित हुई और उसने नील की ओर अपनी तलवार तान दी। ये केवल एक परिपक्व खड्ग आत्मा है। इसकी वास्तविक सामर्थ्य किसी उच्च पृथ्वी श्रेणी के अस्त्र से थोड़ी ही अधिक होगी। ये सोचकर नील ने अपनी रक्तिम चमक वाली रजत प्रभा उठाई और उस नीली आकृति पर निशाना साधा, जो आक्रमण के लिए तैयार खड़ी थी। परंतु जैसे ही नील प्रहार करने वाला था, उसे कुछ असाधारण बात का एहसास हुआ। सामने खड़ी खड्ग आत्मा पिछली आत्माओं जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह कोई चेतनाहीन निर्जीव ऊर्जा नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसमें किसी जीव की आत्मा का एक सूक्ष्म अंश विद्यमान है और यह संवाद करने में भी सक्षम थी। अद्भुत! प्रथम चरण का एक साधारण महावीर योद्धा वास्तव में विनाशकारी खड्ग शिखर के इस ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में सफल हो गया। नीली आकृति ने अचानक बोलना शुरू किया। ये सुनकर नील ने आश्चर्य से अपनी भौहें समेटी और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम एक खड्ग आत्मा होकर भी संवाद कैसे कर सकते हो? ऐसा प्रतीत होता है कि इस छाया में तुम्हारे मूल स्वामी की चेतना का अंश समाहित है। ये क्षण नील के लिए भी अत्यंत विचित्र था। इससे पूर्व उसने कई शक्तिशाली खड्ग आत्माओं को परास्त किया था, परंतु वे सभी मूक और भावहीन थीं। यद्यपि वे जटिल युद्ध शैलियों में माहिर थीं, फिर भी विवेकहीन होने के कारण वे नील का मुकाबला नहीं कर पाती थीं। किंतु यह नीली आकृति न केवल बोल सकती थी, बल्कि इसके भीतर भावनाएं और सोचने समझने की क्षमता भी थी। स्पष्ट था कि इसमें किसी महान योद्धा की चेतना का हिस्सा मौजूद था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक प्रथम चरण का महावीर यहाँ तक जीवित कैसे पहुँच पाया। नीली आकृति के चेहरे पर थोड़ी खींच दिखाई दी। परंतु अब तुम्हें अपनी यात्रा यहीं समाप्त करनी होगी और अपनी तलवार यहीं गाड़नी होगी। इससे ऊपर जाने का तुम्हारा कोई मार्ग नहीं है। इस पर्वत पर आने वाला हर योद्धा अपने अस्त्र को उच्चतम शिखर पर स्थापित करना चाहता था, क्योंकि अस्त्र जितना अधिक ऊंचाई पर स्थापित होता, उस योद्धा को इस पर्वत से उतने ही अधिक रहस्यमय संसाधन और ऊर्जा प्राप्त होती। किंतु इस पर्वत के संसाधन सीमित थे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नील के सप्तसिंधु आश्रम में थे। इसी कारण निचले हिस्सों में मौजूद नश्वर, आध्यात्मिक और पृथ्वी श्रेणी के अस्त्र नए पर्वतारोहियों को रोकने के लिए अपनी उग्र ऊर्जा छोड़ते थे। केवल वही योद्धा अपनी क्षमता के बल पर आगे बढ़ पाता था जो इन्हें परास्त कर सके, और तभी उसे अधिक अवसर प्राप्त होते थे। उस नीली आकृति की बात सुनकर नील के चेहरे पर कड़ापन आ गया। जब नील को इस पावन पर्वत पर आने का अवसर मिला ही था, तो उसका एकमात्र ध्येय अपनी पूरी क्षमता लगाकर उच्चतम शिखर तक पहुंचना था। यद्यपि उस नीली आकृति का मूल स्वामी एक आकाश श्रेणी के अस्त्र का स्वामी था और वास्तविक जगत में उसकी शक्ति नील से कहीं अधिक रही होगी, यहाँ तक कि सप्तसिंधु आश्रम के प्रमुख समर्थ देव भी उसके सामने टिक नहीं पाते, परंतु इस पर्वत पर स्थिति भिन्न थी। यहाँ उस योद्धा के पास केवल एक छाया अस्त्र और खड्ग आत्मा का सहारा था। ऐसी स्थिति में नील पीछे हटने वाला नहीं था। मेरा अस्त्र यहाँ गाड़ने का कोई विचार नहीं है। मेरी दृष्टि तो केवल इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर है। नील ने दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया। नीली आकृति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। सर्वोच्च चोटी, कभी मेरा भी यही स्वप्न था, परंतु अंततः सामर्थ्य की सीमा के कारण मुझे अपना अस्त्र इसी स्थान पर स्थापित करना पड़ा। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पराजित करके आगे निकल जाओगे? यदि आप युद्ध करेंगे तो इसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। चूंकि सामने केवल एक योद्धा की चेतना का छोटा सा अंश था, इसलिए नील ने व्यर्थ के संवाद में समय नष्ट न करते हुए तुरंत अपनी आक्रमण की मुद्रा बना ली। तभी नीली आकृति हंसते हुए बोली, ये वास्तव में प्रशंसनीय है कि इतनी कम साधना के बाद भी तुमने स्वयं की खड्ग आत्मा विकसित कर ली है।
क्या तुम पहली बार इस पर्वत पर आए हो? मैं, हिमखड्ग का अधिपति, तुम्हारी इस क्षमता का सम्मान करता हूँ। तू ये सब निष्फल है क्योंकि मेरी साधना और खड्ग विद्या का ज्ञान उस स्तर पर है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहते ही नीली आकृति ने अपनी हिम तलवार लहराई और नील पर तीव्र प्रहार कर दिया। क्या नील इस हिमीकृत खड्ग के अधिपति को परास्त करके सर्वोच्च चोटी की ओर कदम बढ़ा पाएगा, या फिर उसकी यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? जानिए आगामी अध्यायों में। अध्याय 275 शक्ति की पराकाष्ठा। तलवारबाजी की मेरी समझ अब उस मुकाम पर है जहां तक तुम्हारी सोच का पहुंचना भी नामुमकिन है। ये कहते ही नीली परछाई शांत हो गई और उसने अचानक अपनी तलवार से नील पर हमला बोल दिया। छनन। इसी के साथ दोनों के बीच एक भयंकर जंग छिड़ गई। देखा जाए तो नील के पास मौजूद निचले दर्जे का भू अस्त्र पृथ्वी श्रेणी का हथियार सामने मौजूद नभ अस्त्र आकाश श्रेणी का हथियार की बराबरी नहीं कर सकता था। दोनों धातुओं की मजबूती और क्षमता में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन नील की रजतप्रभा तलवार के साथ वीणा की तलवार आत्मा का मिलन हो चुका था। इस रहस्यमयी शक्ति ने उसकी तलवार को इतना प्रबल बना दिया था कि वह आसानी से नभ अस्त्र के वार सह पा रही थी। कुछ प्रहारों के लेन देन के बाद नीली परछाई अचानक रुकी और हैरानी से बोली, अजीब बात है, ऐसा लगता है तुम महज बुनियादी तलवारबाजी का इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, ठहरिए, इस बुनियादी शैली को और अधिक परिष्कृत और धारदार बनाया गया है। ये कैसे संभव है? कोई किसी कला को इतना सरल और मारक कैसे बना सकता है? सच्चाई सामने आते ही नीली आकृति के चेहरे पर अचरज छा गया। वह नील के वारों के पीछे के गणित को समझ ही नहीं पा रहा था। जिस किसी ने भी संहारक खड्ग पर्वत पर अपनी तलवार गाड़ी थी, वह अपने आप में तलवारबाजी का एक महान उस्ताद था। हालांकि उन सभी के कौशल में थोड़ा अंतर जरूर था। कुछ योद्धा इस पर्वत पर प्रवेश करने के बाद शुरुआती रास्तों पर ही रुक गए थे, तो कुछ ऐसे भी शूरवीर थे जो इसकी सबसे ऊंची चोटी को फतह करने में सफल रहे। लेकिन उन सभी में एक समानता थी, वे सब बेहद जटिल और उच्च स्तरीय तलवार शैलियों के ज्ञाता थे। इसी वजह से नील द्वारा इस्तेमाल की जा रही मौलिक तलवार कला ने उस नीली आकृति को पूरी तरह चकित कर दिया था। दिलचस्प है, एक महावीर श्रेणी के योद्धा द्वारा ऐसी बुनियादी लेकिन अचूक शैली को जन्म देना सचमुच हैरान करने वाला है। अब समझ आया कि तुम इस सीधी और सटीक शैली के दम पर यहाँ तक कैसे पहुँचे। अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए नीली आकृति ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन सुनो, इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर पहले ही कई दिग्गज मौजूद हैं। मैं तुम्हें इससे आगे कदम नहीं रखने दूंगा। नील ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, आप लगातार महावीर योद्धा की बात दोहरा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं? भले ही भौतिक दुनिया में आपकी ताकत असीम रही हो, लेकिन इस समय यहाँ आप महज एक भटकी हुई आत्मा का अंश हैं। जबकि मैं यहाँ अपनी पूरी आत्मिक शक्ति के साथ खड़ा हूँ। तो क्या वाकई आपको लगता है कि आप मुझे रोक पाएंगे? नील ने व्यंग्य किया और अपनी बुनियादी शैली में तलवार को घुमाया। वह उस परछाई की व्यर्थ की बातें और नहीं सुनना चाहता था। उसका लक्ष्य केवल उस आत्मा और उसकी तलवार आत्मा दोनों का अस्तित्व मिटाना था। घमंडी युवक, मैंने सदियों तक जीवन जिया है और 100 से भी ज्यादा सालों तक इस कला को तराशा है। खड्ग विद्या पर मेरी पकड़ तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी है। ये कहते ही नीली परछाई के हाथ में मौजूद अस्त्र नीले प्रकाश से चमक उठा। तलवार की नोक पर एक अत्यधिक ठंडी ऊर्जा का बवंडर उठने लगा, जिसने पूरे माहौल को बर्फीला बना दिया। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद भी आप चोटी की सीढ़ियों पर ही अटके रह गए। क्या आपकी सामर्थ्य बस यहीं तक सीमित थी? नील ने बिना देर किए वीणा की तलवार आत्मा को जागृत किया। अगले ही पल उसकी रजतप्रभा तलवार से एक भयावह और खूनी ऊर्जा फूट पड़ी, ऐसी खूनी आभा मानो वह सीधे पाताल लोक के किसी अखाड़े से निकल कर आए हो। ये जानलेवा खूनी आभा दरअसल हत्या की चेतना थी। कुछ महान योद्धा अपनी तलवारों का अभिषेक अपने ही रक्त से करते हैं, जिससे उनके अस्त्र से एक खूंखार ऊर्जा निकलने लगती है। यह उन अनगिनत युद्धों और हत्याओं का परिणाम होता है जो उन्होंने अपने जीवन में किए होते हैं। वह खूनी आभा इतनी विकराल थी कि अगर यह किसी सामान्य युद्ध के मैदान में प्रकट होती तो योद्धाओं के मन को भटकाकर उन्हें पागल कर देती। नभ अस्त्र के मानसिक प्रहार के बावजूद नील ने तनिक भी दया नहीं दिखाई। जिन योद्धाओं के पास नभ अस्त्र होते थे, उनका साम्राज्य और पृष्ठभूमि बेहद विशाल होती थी। नील के अंदाजे के मुताबिक इस हिमखड्ग के स्वामी की ताकत किसी पवित्र आश्रम के महान आचार्यों के समान रही होगी। पर नील आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं था। मैं तुम्हें बर्फ का पुतला बना दूंगा। हिमखड्ग के स्वामी की आत्मा ने एक घातक प्रहार किया। अचानक नील को हड्डियों को गला देने वाली ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो उसकी सोचने समझने की क्षमता भी जमने लगी हो। आसपास का वातावरण बर्फ के तीखे कणों से भर गया। नील को अग्नि का भय नहीं था। उसका शरीर भयंकर से भयंकर ज्वाला को सह सकता था, लेकिन इस जानलेवा ठंड से निपटने का कोई उपाय उसके पास नहीं था। उस बर्फीले क्षेत्र में नील की गति धीमी पड़ गई, इसलिए उसके पास सीधे टकराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।
अगले ही क्षण नील ने पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाई और सीधे उस तलवार आत्मा पर धावा बोल दिया। इसी के साथ वीणा की भयानक खूनी ऊर्जा विस्फोट के साथ बाहर आई। उस खूनी आभा के संपर्क में आते ही आसपास फैली बर्फ तिनके की तरह बिखर गई। तलवार की धार के साथ मिलकर वीणा की वह खूंखार ऊर्जा एक जलती हुई शलाका बन गई, जिसने हिमखड्ग के बर्फीले घेरे को पलक झपकते ही चीर कर नष्ट कर दिया। यह असंभव है। तुम्हारी हत्या की चेतना इतनी विनाशकारी कैसे हो सकती है? ये दृश्य देखकर हिमखड्ग के स्वामी की आत्मा दहल गई। वह इस पर्वत पर इसलिए टिक पाया था क्योंकि उसने स्वर्ण संहारक खड्ग कला सीखी थी और हत्या की चेतना पर उसका पूरा अधिकार था। उसने गौर किया कि नील के अपने शरीर से तो कोई खूनी आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी तलवार के भीतर मौजूद हत्या की चेतना बेहद खौफनाक थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नील की तलवार आत्मा अभी कुछ ही समय पहले बनी थी और वह खूंखार आभा नील की नहीं बल्कि उसकी तलवार आत्मा वीणा की थी। सूं सूं धड़ाम, नील ने उस बर्फीले शक्ति क्षेत्र के साथ साथ हिमखड्ग के स्वामी से निकल रही पूरी खूनी ऊर्जा को तहस नहस कर दिया। वह इतने पर ही नहीं रुका। उसने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई और इस बार नील की तलवार आत्मा सीधे हिमखड्ग की आत्मा के भीतर जा घुसी। कांच टूटने जैसी तेज आवाज के साथ हिमखड्ग के स्वामी की तलवार आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर नील की आंखों के सामने हवा में विलीन हो गई। इसके तुरंत बाद वह नभस्त्र वापस जमीन में धंस गया और उससे नीले रंग की प्रचंड रोशनी निकलकर नील के शरीर में समा गई। तो ये हत्या की चेतना वाकई इतनी घातक है। अब मुझे समझ आया कि गंधर्व कुल की वह स्त्री एक साधारण नश्वर अस्त्र के सहारे इस पर्वत पर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकी थी। नील को आखिरकार उस रहस्य का जवाब मिल गया था। इस भयंकर खूनी चेतना ने ही उस साधारण अस्त्र को इतना महान बनाया था। अगर ऐसा है तो ये कला इस पर्वत की चढ़ाई में मेरे बहुत काम आएगी। तो क्या अब मुझे अपनी तलवार यहाँ गाड़ देनी चाहिए? नील अब पर्वत की चढ़ाई को पूरा करके सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका था। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि यद्यपि नभस्त्रों की संख्या भूअस्त्रों जितनी अधिक नहीं थी, फिर भी शिखर पर ऐसे हथियारों की कोई कमी नहीं थी। पहले ही नभस्त्र से टकराने पर उसे एक शक्तिशाली तलवार आत्मा का सामना करना पड़ा था। उसे अंदेशा था कि आगे मौजूद अन्य नभस्त्रों की आत्माएं इससे भी कई गुना भयानक और शक्तिशाली होंगी। तुम इस पड़ाव तक पहुंचे हो, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व मिसाल है। अभी तुम महज प्रथम श्रेणी के महावीर योद्धा हो, फिर भी तुमने इतनी कठिन बाधाओं को पार किया और अपने भूअस्त्र को नभस्त्र के समकक्ष ला खड़ा किया। दिव्यनाग ने शांत भाव से कहा, लेकिन मुझे डर है कि अगली तलवार के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। नील से कुछ ही दूरी पर एक नभस्त्र गड़ा हुआ था जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। वह एक विशालकाय तलवार थी जिसकी चौड़ाई नील के पूरे शरीर से भी अधिक थी और लंबाई 3 गज से ज्यादा। उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका स्वामी कोई महामानव रहा होगा। लेकिन जिस बात ने नील के दिल में खौफ पैदा किया वह थी उस विशाल तलवार की सतह पर तैरती हुई लाल रंग की खौफनाक ऊर्जा। वह निश्चित ही किसी दुष्ट आत्मा की विकराल शक्ति थी जो बेहद हिंसक रूप ले चुकी थी। उसे दूर से देखकर ही किसी का भी कलेजा कांप सकता था। वास्तव में नील अपनी शारीरिक और आत्मिक सीमाओं को अच्छी तरह जानता था। उसने वीणा की शक्ति के बल पर हिमखड्ग के स्वामी को हरा तो दिया था, लेकिन अब वह अपनी सहनशक्ति के अंतिम छोर पर था। फिर भी नील ने घुटने टेकना नहीं सीखा था। उसने कुछ क्षणों तक गहन चिंतन किया, 2 कदम पीछे हटा, फिर अपनी रजतप्रभा तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ लगा दी। युवक, तुम ये क्या? दिव्यनाग ये देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन नील ने जो किया वह अप्रत्याशित था। वह उस विशालकाय तलवार से थोड़ी दूरी पहले ही अचानक रुका और उसने अपनी तलवार को हवा में उछालते हुए चोटी के सबसे ऊंचे शिखर की ओर फेंक दिया। आगे क्या होगा? नील ने अपनी अमूल्य तलवार को चोटी की तरफ क्यों फेंक दिया? क्या उसकी यह चाल उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी या फिर यह किसी नए चमत्कार की शुरुआत है? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगले अध्याय। अध्याय 276 विद्युत तलवार इंटेंट। जो योद्धा अपनी तलवार को जितना ऊंचे स्थान पर स्थापित करने में कामयाब होता है उसे संहारक तलवार पर्वत से उतनी ही अधिक ऊर्जा और सहायता प्राप्त होती है। संहारक तलवार पर्वत की सीमा में प्रवेश करने वाला हर गुणी योद्धा यही प्रयास करता है कि उसकी तलवार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर गाड़ी जाए। लेकिन इस राह में आगे बढ़ने के लिए उन्हें वहां मौजूद घातक तलवार इंटेंट और प्राचीन तलवारों की आत्माओं को परास्त करना पड़ता है। नील को जब यह एहसास हुआ कि वह अगली तलवार की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं है तो उसने बिना समय गंवाए अपनी तलवार को चोटी के ऊपरी हिस्से की ओर पूरी ताकत से उछाल देने का निर्णय लिया। इतने वर्षों के इतिहास में यह कोई नहीं जानता था कि क्या नील से पहले भी किसी ने संहारक तलवार पर्वत पर ऐसा दुस्साहस किया था। यदि उसका ये दांव सही बैठ जाता तो उसकी तलवार को पर्वत पर एक उच्च स्थान मिल जाता। तलवार फेंकते समय नील ने उसमें अपने भीतर मौजूद सर्पशल्कों की गुप्त शक्ति का समावेश कर दिया था। जैसे ही तलवार नील की पकड़ से छूटी, रजतप्रभा तलवार से एक चमकीला रूपहला प्रकाश फूटा और वह किसी टूटते तारे की भांति आकाश श्रेणी के अनगिनत अस्त्रों को पार करती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगी।
लगभग 3 सांसों के समय तक हवा को चीरने के बाद रजत प्रभा तलवार का वेग धीमा पड़ा और वह तेजी से ढलान की ओर गिरने लगी। अगले ही पल वह पर्वत की ठोस सतह में गहराई तक धंस गई। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि जिस स्थान पर वह तलवार गिरी वहां केवल उच्च श्रेणी के आकाश अस्त्र ही मौजूद थे। ऐसे में नील के निम्न श्रेणी वाले पृथ्वी अस्त्र का वहां तक पहुंच जाना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। ये दृश्य देखकर दिव्यनाग भी स्तब्ध रह गए। संहारक तलवार पर्वत एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन स्थल था जिसके नियम अटूट थे। इसी कारण से उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक नील की कोई सीधी मदद नहीं की थी। उन्हें भय था कि हस्तक्षेप करने से इस पवित्र स्थान के नियम टूट जाएंगे। इस बात की पूरी आशंका थी कि इस तरह फेंकी गई तलवार को पर्वत स्वीकार न करे और उसे वापस फेंक दे, या फिर नियम तोड़ने के अपराध में नील को सीधे इस स्थान से बाहर निष्कासित कर दिया जाए। परंतु नील की तलवार पर्वत की छाती में दृढ़ता से गड़ चुकी थी और उससे एक हल्की सौम्य रोशनी निकलने लगी थी। इसी पल रजत प्रभा तलवार का नील के साथ एक गहरा आत्मिक संबंध स्थापित हो रहा था। ये स्पष्ट संकेत था कि संहारक तलवार पर्वत ने नील की तलवार को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? एक क्षण के लिए दिव्यनाग को लगा कि यह इस स्थान के विधान के विपरीत है, परंतु अगले ही पल उनके मस्तिष्क में कुछ कौंधा। वे मुस्कुराए और समझदारी में अपना सिर हिलाने लगे, मानो उन्हें पूरी बात समझ आ गई हो। तो ये रहस्य था। ये सोचते हुए उन्होंने नील की ओर एक गहरी दृष्टि डाली। सच तो ये था कि नील केवल एक प्रयास करके देखना चाहता था कि उसकी यह युक्ति काम करती है या नहीं। उसे स्वयं भी विश्वास नहीं था कि यह प्रयास इतना सफल रहेगा। उसे बस इस बात का थोड़ा खेद था कि उसकी शक्ति अभी सीमित थी, अन्यथा वह अपनी तलवार को पर्वत के सबसे शीर्ष बिंदु पर पहुंचा देता, जहां वह बाकी सभी शस्त्रों से श्रेष्ठ होकर चमकती। परंतु ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य को अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। नील की वर्तमान उपलब्धि भी उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक बड़ी थी। जैसे ही रजत प्रभा तलवार पर्वत की सतह में स्थापित हुई, नील को अपने भीतर एक विचित्र परिवर्तन की अनुभूति हुई। उसके हृदय में एक नया एहसास जागा, मानो उसका अपना अस्तित्व इस विशाल संहारक तलवार पर्वत के साथ एकाकार हो गया हो। अभी नील इस अद्भुत एहसास को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने फैला संहारक तलवार पर्वत धीरे धीरे ढहने लगा। वह पूरी जादुई दुनिया राख में तब्दील हो गई और नील की चेतना उस काल्पनिक लोक से बाहर निकल आई। जैसे ही उसकी चेतना भौतिक संसार में वापस आई, दिव्यनाग के चेहरे पर एक मंद मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, तुमने सचमुच मुझे चकित कर दिया। मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी तलवार को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकोगे। संहारक तलवार कला वास्तव में महान योद्धाओं की एक श्रेष्ठ विधा है, इसका सदुपयोग करना। मैं भी काफी समय से जागृत हूं, अब मुझे पुनः विश्राम की आवश्यकता है। यद्यपि उन्होंने मणिधारी नाग के अस्थिशूल का भक्षण किया था, परंतु उससे प्राप्त ऊर्जा उनके विशालकाय शरीर के लिए अत्यंत अल्प थी। आखिरकार एक महान दिव्यनाग के सामने वह अस्थिशूल एक तिनके के समान ही था। जैसे ही दिव्यनाग पुनः गहरी निद्रा में लीन हुए, नील ने अपनी पलकें खोल दीं। देखो, नील को होश आ गया। अंततः वह ध्यान से बाहर आ ही गया। मुझे लगा नहीं था कि पूर्ण तलवार इंटेंट का मर्म समझने में उसे इतना लंबा समय लग जाएगा। लेकिन तमिश अब भी ध्यान में है, वह नील से भी अधिक समय ले रहा है। नील ने अपने सामने बैठे तमिश की ओर देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वह आत्मज्ञान की गहराई में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। दिव्यनाग के कथनानुसार जैसे ही तमिश ने पूर्ण तलवार इंटेंट के ज्ञान को प्राप्त किया होगा, उसकी चेतना भी साधना हेतु किसी अन्य रहस्यमयी स्थान से जुड़ गई होगी। इस संसार में केवल संहारक तलवार पर्वत ही एकमात्र साधना स्थल नहीं था। नील इस बात से अनभिज्ञ था कि तमिश किस दिव्य स्थान में प्रवेश कर चुका है, जहां से वह अब तक नहीं लौटा था। हालांकि नील के उठने के कुछ ही क्षणों के पश्चात तमिश की पलकें भी फड़कने लगीं और उसने आंखें खोल दीं। तमिश के आंखें खोलते ही उसके शरीर से एक अत्यंत तीव्र और प्रखर तलवार की आभा प्रवाहित होने लगी। उस आभा ने एक विशाल बवंडर का रूप ले लिया जो आकाश की ओर उठने लगा और उसमें भयंकर बिजलियां कड़कने लगीं। तमिश की तलवार की आभा में यह आकाशीय बिजली का प्रभाव कहां से आया? ये दृश्य देखकर नील की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। वह नीली बिजली अत्यंत उच्च स्तर की प्रतीत हो रही थी, जो मानो स्वर्ग के द्वारों से प्रकट होकर तमिश के तलवार तेज में समाहित हो रही थी। कितनी विनाशकारी बिजली है! ये तो साक्षात आकाशीय वज्र के समान प्रतीत होती है। अफसोस, न जाने तमिश को कौन सा गुप्त अवसर मिल गया। वह मात्र 2 घंटे ध्यान में बैठा और उसने इतना बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया। मैं तो इस जन्म में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। व्यर्थ की बातें मत करो। यदि तमिश ने पूर्ण तलवार इंटेंट को साधे बिना यह उपलब्धि पाई होती, तब तुम्हारी बात में कोई दम होता। वैसे नील ने भी तो पूर्ण तलवार इंटेंट प्राप्त किया है, परंतु उसे तमिश जैसी दृश्य सफलता मिलती नहीं दिख रही। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके शरीर से कोई विशाल आभा उत्पन्न नहीं हुई थी। आसपास के लोगों की ऐसी बातें सुनकर नील के होठों पर एक शांत मुस्कान तैर गई। संहारक तलवार पर्वत के साथ स्थापित हुआ उसका गुप्त संबंध ही उसकी सबसे बड़ी निधि थी।
यद्यपि इसका प्रभाव तुरंत प्रकट न होकर नरसंहार तलवार कौशल के निरंतर अभ्यास के बाद ही दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त उसकी दूसरी बड़ी उपलब्धि गंधर्व वंश की तलवार आत्मा वीणा थी। वीणा की नवनिर्मित आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी, जो युद्ध में नील का एक अटूट स्तंभ बनने वाली थी। परंतु नील ने इस रहस्य को अभी सभी के सामने उजागर करना उचित नहीं समझा। तमिश के शरीर से निकलती वह उग्र तलवार आभा कुछ देर तक हवा में लहराती रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। तमिश ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक आश्वस्त मुस्कान फैल गई। तमिश के शांत स्वभाव से परिचित लोग जानते थे कि यदि उसके चेहरे पर इतनी स्पष्ट प्रसन्नता दिख रही है तो अवश्य ही उसने कोई दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की है। तमिश की यह उपलब्धि वास्तव में अतुलनीय थी। जिस क्षण उसने पूर्ण तलवार इंटेंट के ज्ञान को स्पर्श किया था, उसकी आत्मा तलवार शोधन सरोवर नामक एक अति दुर्लभ स्थान में पहुंच गई थी। तमिश प्राचीन तलवारबाजी के रहस्यों का ज्ञाता था। उसने कई पौराणिक ग्रंथों में तलवार शोधन सरोवर की गाथाएं पढ़ी थीं। यह एक पावन अर्ध पवित्र भूमि मानी जाती थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी चेतना को उस सरोवर में जाने का अवसर मिला है तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उस पावन सरोवर के जल में अपनी तलवार का शोधन करने से न केवल शस्त्र की धार और आभा निर्मल होती है, बल्कि उसमें दिव्य तत्वों का समावेश भी हो जाता है। तमिश ने अपनी तलवार को उस सरोवर के जल में विलीन कर शोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। एक लंबे अंतराल के बाद उस सरोवर के जल में हलचल हुई और उसके शांत जल से नीले रंग की दिव्य बिजलियां फूट पड़ीं। वे कड़कड़ाती बिजलियां तमिश की रक्तभेदी तलवार और उसके अस्तित्व में समाने लगीं। अंततः वह समस्त आकाशीय विद्युत उसके तलवार इंटेंट का स्थायी हिस्सा बन गई। इस नई सिद्धि को उसने नाम दिया विद्युत तलवार इंटेंट। शास्त्रों में बिजली को ईश्वर के न्याय और दंड का प्रतीक माना गया है। यह एक प्राकृतिक शक्ति थी और तमिश स्वयं स्वर्ग की तलवार का साधक था। इस प्रकार आकाशीय विद्युत और स्वर्ग की तलवार का ये संगम उसकी संहारक क्षमता को कई गुना बढ़ा चुका था। बधाई हो तमिश भाई, प्रतीत होता है कि आपको कोई अत्यंत दुर्लभ और महान सिद्धि प्राप्त हुई है। नील ने आगे बढ़कर बड़े आदर से कहा। उसकी बात सुनकर तमिश ने विनम्रता से सिर हिलाया। ऐसे अवसर पर झूठी विनम्रता दिखाना व्यर्थ था। एक प्रसिद्ध अर्ध पवित्र भूमि में प्रवेश पाकर साधना करना ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि उस पर भाग्य कितना मेहरबान था। ऐसी असीम कृपा पाने वाले योद्धाओं को नियति का पुत्र माना जाता था। पूरे उत्तरी क्षेत्र में सदियों में शायद ही कोई ऐसा भाग्यशाली पैदा होता। यदि तमिश यहाँ अधिक विनम्र बनने का नाटक करता तो यह उसकी बनावट कहलाती। मैंने अपने अंतिम प्रहार में अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी थी, फिर भी मैं तुम्हें दिगा न सका। सत्य तो यह है कि मैं वह युद्ध पहले ही हार चुका था, तमिश ने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। परंतु हम दोनों ने एक ही क्षण में पूर्ण तलवार इंटेंट को प्राप्त किया, जिससे वह द्वंद्व बीच में ही अधूरा रह गया। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि हम पुनः एक दूसरे की क्षमताओं का परीक्षण करें। तमिश का प्रस्ताव सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपकी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह नया द्वंद्व ही हम दोनों में से वास्तविक श्रेष्ठ योद्धा का निर्णय करेगा। उन दोनों की बात सुनते ही सब सिंधु आश्रम के सभी शिष्य उत्सुकता से अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए और इस महामुकाबले के प्रारंभ होने की। तो क्या होगा आगे? क्या नील अपनी नई शक्तियों के बल पर तमिश की विद्युत तलवार इंटेंट का सामना कर पाएगा? क्या दोनों इस नए मुकाबले में नील की असली उपलब्धियों को हासिल देख पाएंगे?